नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। गांव निनोरा के शासकीय विद्यालय की शिक्षिका का तबादला रोकने के लिए विद्यार्थियों ने कालिदास अकादमी में उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर तबादला न करने की गुहार लगाई है। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित निनोरा के शासकीय विद्यालय में विद्यार्थियों ने शनिवार को अपने विद्यालय की शिक्षिका का तबादला रोकने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। दरअसल शिक्षिका का नाम कल्पना बताया जा रहा है, जो कि विद्यालय में गणित विषय पढ़ाती हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षिका का तबादला उनके विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में कर दिया गया है, जिसकी वजह से पढ़ाई प्रभावित होगी, क्योंकि शिक्षिका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। विद्यार्थी पहले दशहरा मैदान स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। इसके बाद विद्यार्थी कालिदास अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रोका। खास बात तो यह रही कि विद्यार्थियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और मंत्री को घेर लिया। वहीं मंत्री ने विद्यार्थियों से तत्काल लिखित में एक आवेदन लिया और मदद करने का आश्वासन भी दिया। तब जाकर विद्यार्थी अपने गांव के लिए लौटे। हम निनोरा से शासकीय स्कूल से विद्यार्थी आए हैं। हम डीओ के ऑफिस गए थे। डीओ के ऑफिस में डीओ ने हमसे बोला कि वो आज छुट्टी पे, और उन्होंने बोला कि तुम कुछ भी कर लो, किसी भी मंत्री के पास चले जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए हम उच्च शिक्षा मंत्री के पास हमने आवेदन पत्र ज्ञापन दिया है। अब देखते हैं वो कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। वो हमारे स्कूल के जो टीचर है, मैथ्स टीचर, उनका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मैथ्स के टीचर कल्पना मौर्य, उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में। आप क्या समस्या है? दूसरा टीचर आएगा तो आप लोग पढ़ाई कंफ्यूज होगी, पढ़ाई में काफ़ी जो समस्याएं आएंगी, और वो काफ़ी मैथ्स से टीचर है, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं हमको। टीचर जाना चाहती है आपके स्कूल? नहीं जाना चाहते, उनका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ज़बरदस्ती उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस स्कूल में। क्या नाम? कल्पना, मेरा योगिता सोनगढ़ा। शिव संभवम की अंतिम संध्या पर मुंबई के शौनक अभिषेकी के शास्त्रीय गायन, ज्ञानेश्वर सावंत के पखावत वाजन, उज्जैन के मृदंगाचार्य पंडित रामदास कला संगम के समूह कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन के आयोजन 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम के नवम शनिवार को नियोजित शासकीय गायन, वादन और नृत्य की रस वर्षा ने नटराज श्री महाकालेश्वर की आराधना के उपक्रम में पहली प्रस्तुति शौनक अभिषेकी के शास्त्रीय गायन की हुई। शौनक अभिषेकी के शास्त्रीय ध्रुपद गायन का प्रारंभ राग झिचोटी में विलंबित मध्य द्रुत की बंदिशों से किया। इसके पश्चात प्रस्तुति का समापन भजन से किया। आपके साथ तबला संगत पर रामेंद्र सोलंकी, हारमोनियम पर अभेद अभिषेकी व सह गायन पर राज शाह ने संगत की। द्वितीय प्रस्तुति मुंबई के ज्ञानेश्वर सावंत के पखावज वादन की हुई। सावंत ने प्रस्तुति का प्रारंभ आदिताल कुंदव सिंह महाराज के ठेका, कुंदव सिंह घराने के वरिष्ठ कलाकारों की पन्ने बंदिशे, पार्वती दुर्गा स्तुति के पश्चात शिव प्रस्तुति से रेला तिहाई में प्रस्तुति का समापन किया। ज्ञानेश्वर सावंत ने हारमोनियम लहरा पर स्वानंद, गतार सहायक पखवाज पर वैभव मेस्त्री व तानपुरा पर घनश्याम भाई पटेल ने संगत की। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की 10वीं संध्या थी। अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की डॉक्टर पूनम व्यास के निर्देशन में संस्था मृदंगाचार्य पंडित रामदास कला संगम के समूह कथक नृत्य की हुई। प्रस्तुति का प्रारंभ श्री नटराज वंदना जयदेव नटराज से किया। दूसरी प्रस्तुति प्रभु श्री राम द्वारा लंका विजय के पूर्व श्री रामेश्वर पूजन की कथा को जब राम धुन टंकरायो से प्रस्तुत किया। प्रस्तुति का समापन वर्षा ऋतु पर आधारित बंदिश घन घुमड़ घिर आई बदरिया से किया।
कार्यक्रम में हारमोनियम व गायन पर चंद्रशेखर व्यास, पखावज पर ज्ञानेश्वर सावंत, तबला पर विनायक शर्मा, तानपुरा पर घनश्याम भाई पटेल ने संगत की। टीबी रोग के खिलाफ प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोगी निश्चय मित्रों का सम्मान कर प्रमाण पत्र दिए गए। पूरे भारतवर्ष में टीबी रोग के खिलाफ 2 चरणों में अभियान चलाया जा रहा है। निश्चय 2.0 के तहत विभिन्न संस्थाओं और नागरिकों द्वारा इस अभियान में टीबी रोगियों की पहचान और उनकी बीमारी के उपचार में सहयोग किया जा रहा है। शनिवार को सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल एवं जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर रेणुका डामोर द्वारा निश्चय मित्रों का सम्मान किया गया। हमदम फाउंडेशन, रोटरी क्लब, हम फाउंडेशन, GLRA इंडिया, माधव कॉलेज सहित अन्य सहयोगी व्यक्तियों का प्रमाण पत्र देकर और बेच लगाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला क्षय उन्मूलन यूनिट के समस्त स्टाफ एवं कार्यपालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्टाफ के लोग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित समस्त लोगों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन डॉक्टर दीपक पिप्पल द्वारा भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए निश्चय मित्रों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर दिए गए प्रशंसा पत्र के लिए भी बधाइयां दी गई। प्रोग्राम चल रहे हैं टीबी को लेके, उनकी क्या स्थिति है और क्या प्रोग्राम की गति चल रही है? आज से ठीक 1 वर्ष पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे भारतवर्ष के, उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो लॉन्च किया था, उसी की आज 1 वर्ष पूर्ण हुई है, जिसके चलते आज हमने जो हमारे निक्षय पोषण योजना के निक्षय मित्र थे उनको सम्मानित किया है। और ये क्रम आज से शुरू होगी 23 तारीख तक अलग अलग एक्टिविटियों में नारे लेखन, इस तरह की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है टीबी मुक्त के लिए वो चलाए जाए। नई शिक्षा नीति को 2 वर्ष पूर्ण होने पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कालिदास अकादमी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इसरो के वैज्ञानिक शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कालिदास अकादमी में एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे मौजूद रहे। खास बात तो यह रही कि इस आयोजन का मुख्य केंद्र बिंदु इसरो के वैज्ञानिक रवि वर्मा थे। यहां बता दें कि चंद्रयान 3 में वैज्ञानिक रवि वर्मा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैज्ञानिक रवि वर्मा ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इसरो के काम को मध्य प्रदेश सरकार ने सराहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों के रुझान से स्पष्ट हो रहा है कि अब विद्यार्थी वैज्ञानिक बनने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। यहाँ हुए आयोजन में उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने उच्च अंक हासिल किए थे। सर, आज आप साथ कार्यक्रम में किस प्रकार का कार्यक्रम क्या विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया, क्या जी? मेरे को उज्जैन में आज उच्च शिक्षा विभाग के जो प्रतिभा सम्मान समारोह है इसमें बुलाया गया था और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे काम को या इसरो के काम को आज पूरे इंटायर मध्य प्रदेश ने अप्रिशिएट किया है। और मुझे बच्चों को देख के इतना अच्छा लग रहा है कि आगे चल के इनमें से कई लोग ऐसे निकलेंगे जो इस गाँव या इस शहर का नाम रोशन करेंगे। सर, अपन ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उसको बनने में कितना समय लगा, किस प्रकार की आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, आगे का क्या लक्ष्य? देखिए, हर एक मिशन अपने आप में चैलेंजिंग ही होता है, चाहे चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 भी इन जनरल बनने में 4 या 5 साल नॉर्मल किसी मिशन में लगते हैं, लेकिन इस मिशन में क्रिटिकलिटी इसलिए थी कि आपको एक इंटरप्लेनेटरी सेलेस्टियल मिशन है, बॉडी मतलब चंद्रमा पे जाना था। और हम इतना बढ़िया और प्रिसाइसली कर पाए कि भारत मतलब विश्व में प्रथम राष्ट्र बना कि जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के हम आसानी से उतर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं इंटायर उज्जैन के इस आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं कि हम लोग ये अचीव कर पाए। दूसरी बार असफल हुए थे, उसको फिर सबक लेके आपने किस प्रकार से उसकी तैयारी की? बिल्कुल, अपनी गलतियों से हमने सीखा, जो पुरानी गलतियां हमने करी थी उनसे सीखा और चंद्रयान 3 में वो सारी हमने मिस्टेक्स को एक्चुअली ओवरकम करा। और इस बार रिडंडेंसी या बोलना चाहिए सिस्टम इतना वेल प्रूफ बनाया था कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा और देश का जो राष्ट्र होगा ना, वो देश का जो फ्लैग होगा, हमारा तिरंगा, वो वहाँ पे लहराए, इसकी पूरी कोशिश करी थी और हम सक्सेसफुल हुए। क्या खोजें कर रही है चंद्रयान का भी पहुंचा? सर देखिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसमें गए थे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने के लिए, उन्होंने अपना सारा काम करा है और जो भी मिनरल्स
कि जिस पर्पज़ के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया था वो हम कर पाए और वो अचीव करें। बहुत जल्दी सारी कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी को डाटा भी शेयर किया जाएगा। आगे की क्या उस पर आगे सर हम, जैसे मैंने बोला, चंद्रयान के बाद हमने सूर्य की फतह के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया, फिर हम वीनस का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। अभी धीरे से हम ह्यूमन, मतलब आदमी को भी स्पेस में पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं गगनयान मिशन के थ्रू। ऐसे बहुत सारे मिशन पाइपलाइन है और बहुत जल्दी इन सभी चीज़ों को आप मूर्त रूप में देख पाएंगे। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया और आगे का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तारीख को एक्चुअली चंद्रयान 3 मून पर लैंड हुआ था उस तारीख को अब है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। जिस पोर्शन में एक्चुअली चंद्रयान 3 मतलब लैंड हुआ है उस जगह को अब बोला जाएगा शिव शक्ति पॉइंट, और जिस जगह पे एक्चुअल में चंद्रयान 2 लैंड हुआ था लेकिन हमने क्रश लैंडिंग करी थी उसको तिरंगा कहा जाएगा। रवि कुमार। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन में विज्ञान के क्षेत्र के एक बड़े वैज्ञानिक रवि वर्मा जी को हमने बुला करके इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग और उससे जुड़े हुए कई रहस्यों के प्रकटीकरण के लिए बुलवाया था। मुझे इस बात का संतोष है कि आज का यह हमारा आयोजन बहुत अद्वितीय रूप से सफल रहा है। उज्जैन के शैक्षणिक जगत का सबसे बड़ा मेला लगा है। मेरी अपनी ओर से खास बात ये भी है कि जो बच्चे बुलाए गए वो सभी मेरिटोरियल बच्चे, जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको बुलाया था, उनके साथ ये कार्यक्रम हुआ। हमारा प्रयास है विज्ञान की ऐसी कई रहस्य जानकारियाँ वो सब उन तक पहुँचे, ये प्रयास उसी का हिस्सा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। नवंबर माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उज्जैन जिला कलेक्टर ने ली संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की बैठक और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता की सूची नीट एवं क्लीन होनी चाहिए, जिसमें मृतक वोटरों का नाम काटा जाए और जिन वोटरों का 2-2 जगह वोटर ID कार्ड बना हुआ है उनसे भी संपर्क किया जाए। उज्जैन नवंबर माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उज्जैन जिला कलेक्टर ने शत निर्देश मतदाता सूची की जाए नीट एंड क्लीन। उज्जैन जिला कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव को लेकर की संबंधित अधिकारी कर्मचारी की बैठक और मतदाता सूची में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम हटाए जाए, उसका सर्वे कर घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाए। जो भी मतदाता अब जीवित नहीं है उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए। साथ ही उन मतदाताओं का भी सर्वे किया जाए जिनके 1 से अधिक वोटर ID कार्ड बने हुए हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी मतदाता के नाम पर फर्जी तरीके से वोटिंग न हो पाए। सभी BLO को सख्त निर्देश दिए गए जिसका पालन करना अनिवार्य है। किसी भी वार्ड में कोई भी मृतक या अन्य किसी प्रकार से फर्जी मतदान होता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी BLO की होगी। किस तरह के निर्णय और क्या कुछ आगे निर्वाचन के लिए, क्योंकि निर्वाचन एक बहुत व्यापक काम है और इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, विभिन्न कंपोनेंट होते हैं, तो सबके लिए एक नोडल अधिकारी जिला स्तरीय नियुक्त किया गया है। आज उन सारे नोडल अधिकारियों की बैठक थी और क्या कार्य हुए उसकी समीक्षा की गई। ये निरंतर चलता रहेगा क्योंकि अभी निर्वाचन आगामी नवंबर माह में संभावित है और अभी मतदाता सूची का काम भी चल रहा है, तो ये एक प्रक्रिया है जो सतत जारी रहेगी। तो BLOs को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं मतदाता सूची में कुछ जो कमियां उनको पूरा करने के लिए क्या आपको बताया गया? देखिए, अगर कोई मतदाता सूची में मृतक का नाम होगा तो संबंधित BLO पे कार्रवाई की जाएगी। सबसे सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि घर घर जाके सत्यापित करें। ये जिम्मेदारी है SDM और तहसीलदार की भी दी गई है, सेक्टर ऑफिसर की भी दी गई है। उद्देश्य यह है कि मतदाता सूची बहुत क्लीन रहे। क्लीन का मतलब यह है कि जो पात्र व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं और उनका नाम हो, जो मृतक व्यक्ति है उसका नाम काट दिया जाए, या अगर 2 जगह कोई वोटर है तो उसका नाम वहाँ से उसकी इच्छा अनुसार हटाया जाए। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। गतिविधियां लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। शाही सवारी की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक संपन्न। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम के सभा कक्ष में सोमवार को भगवान महाकालेश्वर की निकलने वाली शाही सवारी की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक ली। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शाही सवारी के मार्ग, शाही सवारी व्यवस्था के क्रम, सवारी में शामिल होने वाली भजन मंडली, स्थापित किए जाने वाले स्वागत मंच तथा बैंड की जानकारी दी गई। शाही सवारी निकलने वाली है, इसको लेकर आज मीटिंग हुई है। क्या क्या फैसले लिए गए हैं और कितना बल लगेगा ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा न हो। उज्जैन जिले में 11 सितंबर को शाही सवारी निकलेगी, तो शाम 4 बजे निकल के लगभग 10 बजे अपने मंदिर वापस आएगी। इसका जो मार्ग है वो पहले से ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए जो व्यवस्थाएं और ज़्यादा चाक चौबंद रहती हैं। इसमें आज जो विभिन्न विभाग हैं उनके साथ एक समन्वय बैठक रखी गई थी और कल भजन मंडली और बाकी सभी जो एजेंसी हैं उनके साथ भी बैठक की है। कार्य योजना यही है कि जितने भी लोग चाहें, ज़िले के हों, बाहर से हो, जितने भी आते हैं, सभी लोगों को व्यवस्थित वहाँ पे पहुँचाने की व्यवस्था, खड़े रहने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था हम लोग करा पाएँ और अच्छे सुचारू रूप से दर्शन हो पाएँ। सर, संवेदनशीलता को देखते हुए ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी? जी, ड्रोन सर्विलांस एक बार हो चुका है और अभी बारिश के कारण अभी नहीं हुआ है, अभी कल दोबारा इसको किया जाएगा। सर, कितना फोर्स लगेगा शाही सवारी के दिन? लगभग 1000 के आसपास का पुलिस फोर्स रहेगा और इतने ही के आसपास वॉलंटियर्स रहेंगे। आज सावन की जो शाही सवारी निकलेगी उसको लेकर क्या तैयारियां हुई और क्या? बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो महाकाल बाबा की जो प्रमुख सवारी निकलनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि जिस प्रकार से भगवान महाकाल के दरबार से जब बाबा निकलते हैं तो उनकी आन बान शान के अनुसार ही उनका स्वागतम किया जाए। अभी वर्तमान में कुछ लोग बाबा के दरबार के अंदर पेपरों की कटिंगों के माध्यम से स्वागतम करते हैं। मंदिर समिति के माध्यम से, मंदिर के पुजारी पुरोहित के माध्यम से अपील की गई है कि बाबा पे फूलों की वर्षा की जाए, फूलों से स्वागतम किया जाए। पूरे रास्ते भर के अंदर जो भी रहे धर्मप्राण जनता रहे वो बाबा के दूर से दर्शन करें। बाबा महाकाल का स्वरूप हाथी पे भी विराजमान है, हाथी पे दर्शन करें और बाबा पालकी के दूर से दर्शन करें और आनंद मंगल के साथ में ये महापर्व का आनंद लें। सर, आज शाही सवारी को लेकर बैठक की गई है, क्या फैसले लिए गए हैं उसमें और क्या तैयारियाँ हैं? शाही सवारी को लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। चूँकि ये सबसे बड़ी सवारी है तो हम सबका प्रयास यह है कि निर्विघ्न संपन्न हो, सुरक्षित तरीके से धूमधाम से मने, इसकी तैयारी चल रही है। कितना पुलिस फोर्स लगा है? पुलिस व्यवस्था के बारे में आपको एसपी साहब बताएंगे, लेकिन बाकी जितनी तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। कल तक हमारे पास समय है, तैयारियां पूरी हो जाएंगी। सर, शाही सवारी के दिन स्कूलों की छुट्टी रहेगी? हाँ, पूरे ज़िले में उस दिन अवकाश पहले से घोषित है। जो 3 स्थानीय अवकाश हर जिले के लिए होता है, उसमें शाही सवारी का दिन अवकाश के रूप में घोषित है। उज्जैन में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, महिला की घटना में हुई मौत। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक पर सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी महिला के परिजनों ने देते हुए बताया कि महिला इंदौर से उज्जैन अपने मायके में रक्षाबंधन का पर्व मनाने आई हुई थी। इस दौरान इंदौर वापस लौटने के दौरान महिला और उसके पति बाइक पर सवार होकर वापस जा रहे थे। तभी पीछे से टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे महिला के पति और बच्चे को कोई चोट नहीं आई, लेकिन महिला पर टैंकर का पहिया चढ़ने के कारण महिला की मौत हो गई। परिवारजनों ने बताया कि महिला का नाम भारती था और महिला की शादी इंदौर में हुई थी। वहीं अपने मायके में रक्षाबंधन का पर्व मनाने उज्जैन आई हुई थी और इंदौर वापस लौटने के दौरान महिला को टैंकर ने टक्कर मार दी। फिलहाल पूरे मामले में महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है और शव का पोस्टमार्टम उज्जैन के जिला चिकित्सालय में करवाया गया है। भारती पति राजेश है, मेरे रिलेटिव हैं समाज से। उनके मायके में वो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम होने के बाद में उनका ससुराल जो है MI10 इंदौर भानगढ़ में है, वहाँ पर वो जा रहे थे। उनके पति हस्बैंड थे और 2 बालक भी थे। तो भैरवगढ़ से जो बाईपास आता है महाकाल थाने वाला जो प्लाजा, टोल प्लाजा, वहाँ से क्रॉस करा और वहीं से एक डीजल टैंकर था, उनको पीछे से उन्होंने टक्कर मार दी। तो वहीं पे स्पॉट पे उनके दाहिनी ओर का जो पहिया रहता उसने ड्राइवर ने सीधे वाला चढ़वा दिया और उनके हस्बैंड और 2 बच्चे थे वो साइड में गिर गए। क्या नाम था इनका? भारती पति राजेश। कहाँ पे हुआ था ये जो महाकाल थाने में के अंतर्गत आता है, टोल प्लाजा है, वहाँ पर पियर से उनके ससुराल जा रही थी। ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राधेश्याम पंथी है। कहाँ पे है ससुराल? MI10 इंदौर भानगढ़। ठीक, आपका नाम बताएं। राधेश्याम पंथी, भारत।
विवाद हुआ था, भैया के साथ मारा पीटी करी थी, तेज करा फोन करा उसका भैया दीपक सोनकरा, और फिर आलिम ने वापस चाकूबाजी करी है, और ये उन्होंने बोला भी था इसके पहले कि हम तुझे जान से मार देंगे, और आज ये हादसा 10 दिन में वापस रिटर्न हादसा हो गया इनके साथ में। ये सब विवाद क्या था? पुराना कोई छोटा सा विवाद था, विवाद चल रहा था, तो छोटे से विवाद में लेकर उन्होंने इतनी बड़ी घटना कर दी। ये कहाँ पे हुई घटना? ये महाकाल लोग चौराहे की घटना है। ठीक है, ये हर कुछ दुकान लगाते हैं? हाँ, ये दुकान लगाते हैं भैया। क्या की दुकान है? प्रसाद वगैरह की दुकान लगाते हैं। ठीक है, कौन सा थाना लगा? थाना महाकाल लगता है। आपका नाम बताएं। बोलू भाई। नागचीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंदेसरा देवास रोड पर सार्वजनिक रूप से चौराहे पर तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया गया था, जिसका वीडियो वायरल होने पर वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी के.एस. गहलोत एवं उनके सहयोगी टीम सौनी आर.पी. वेद के द्वारा जन्मदिन मनाने वाले एवं तलवार से केक काटने वाले कृष्णा उर्फ संदीप चौहान पिता राजेश चौहान उम्र 20 साल निवासी चंदेसरी देवास रोड उज्जैन के कब्जे से अवैध तलवार धारदार जब्त की गई एवं आरोपी के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट की धारा कार्यवाही की गई। सर, नागजी थाना क्षेत्र में एक मामला आया जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़के लोग जो है हथियार से केक काट रहे थे। वीडियो को पुलिस ने जो है तत्काल संज्ञान में लिया। नागझरी पुलिस ने तत्परतापूर्वक जो है इस व्यक्ति को ट्रेस किया और वैधानिक कार्रवाई की गई। सर, जो इस युवक को पकड़ा था, इस मामले में गिरफ्तार किया था, उस पर किन धाराओं में कार्रवाई की है और उसका इसमें आर्म्स एक्ट में जो है उस पर कार्रवाई की गई है और उसको जो है जेल में निरुद्ध किया गया। नगर निगम द्वारा सघन पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकायों में सघन पौधारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा MR5 रोड स्थित CND प्रसंस्करण इकाई पर सघन पौधारोपण निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। निगम द्वारा आज पौधारोपण किया जा रहा है। राज्य स्तरीय पौधारोपण प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत राजनगर निगम उज्जैन में भी इस जगह पे आप देख रहे हैं कि पौधारोपण का एक बृहद प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कि खासकर हमारे सफाई मित्र और स्व सहायता समूह की दीदियाँ आज इसमें सहभागिता रही। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और तकरीबन 7,500 के आसपास पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। निगम द्वारा पौधारोपण किया गया है, क्या उद्देश्य है? अगर हमारा ये जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है और इस ट्रेंचिंग ग्राउंड पे आज सघन पौधारोपण का एक कार्यक्रम किया गया है। भगवान महाकाल की कृपा से जो 1 महीने से हमारी बरसात रुकी हुई थी, वो पुनः वर्षा का एक माहौल बना है और बहुत अच्छी बारिश भगवान महाकाल की कृपा से हो रही है। इसका फ़ायदा उठाते हुए मुझे नगर पालिका निगम ने ये सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से आज जो पौधे लगाए गए हैं वो वृक्ष बनेंगे और हमारे पर्यावरण के सुधार के साथी बनेंगे। हम आज इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उज्जैन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारी के साथ पुलिसकर्मी के द्वारा की गई मारपीट की घटना को लेकर लिखित में की शिकायत, आरोपी पर कार्रवाई को लेकर मांग की गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी परिजनों ने देते हुए बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारी के साथ महाकाल थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी के द्वारा 2 पहिया वाहन निकालने को लेकर विवाद कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पूरे मामले को लेकर मंदिर समिति के कर्मचारी और करनी सेना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना का विरोध करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम लिखित में शिकायत की और पूरे मामले में आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई को लेकर मांग की। इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारी और करनी सेना के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या हुआ था? मेरे पिताजी श्री गजेंद्र सिंह तोमर पिछले 15 वर्षों से महाकाल समिति के अंतर्गत वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे महाकाल मंदिर के कर्मचारी हैं। वहाँ दिनांक 7 तारीख को रात्रि को अपनी ड्यूटी करके निर्धारित समय से महाकाल मंदिर से ड्यूटी करके रास्ते से घर जा रहे थे। तभी महाकाल थाने के सामने वाल्मीकि समाज का जुलूस जो उनके पर्व का निकल रहा था, बैरिकेडिंग थी, तो पापा ने वहाँ पे गाड़ी रोकी। पुलिस वाले ने रोकने का प्रयास करा, पापा ने देख लिया, चूँकि वृद्धावस्था है, 62 वर्ष के थे, आंखों में चश्मा नहीं लगा था, सब चीज़ें गाड़ी पलटाने में समय लगता है सब चीज़ों का। तभी दिनेश राव महाकाल जो थाने में पदस्थ थे वहाँ पे,
उन्होंने इनके साथ में मारपीट करी। जब पापा ने बताया कि महाकाल मंदिर में कर्मचारी और सब चीज़ें हैं, तो भी उन्होंने बदतमीजी करी, मारापीटी करी, हाथापाई करी, जिसके CCTV फुटेज पे सारी चीज़ें महाकाल थाने पे और सामने होटल में दर्ज हैं। हम लोगों आज यहाँ पर SP साहब के पास एक व्यक्तिगत रूप से और करणी सेना और क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से मिलने आए थे। यदि एक शहर में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी तो पुलिस की छवि बहुत धूमिल होगी। अगर 10 दिन के अंदर उस पर दिनेश राव पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग करणी सेना अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धीरेन्द्र तोमर, इनका पुत्र। उज्जैन का मशहूर गणेश बैंड शाही सवारी में 50 से अधिक भजनों की प्रस्तुति देगा। 2 महीने की तैयारी में जुटा गणेश बैंड और उनका दल 4 नई गाड़ियों के साथ सवारी में निकलेंगे। बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलने के लिए पूरा शहर दुल्हन की तरह सज रहा है। वहीं दूसरी ओर शाही सवारी में गणेश बैंड की मधुर आवाज भी सुनने को मिलेगी। सरगरा परिवार 2 पीढ़ियों से शाही सवारी में निकलता है। खास बात यह है कि इसके लिए लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से शाही सवारी का इंतजार बैंड बजाने वाले कलाकार करते हैं और रियाज कर शाही सवारी के दिन निकलते हैं। गणेश बैंड के संचालक विजय सिंह सरगरा ने बताया कि उनके परिवार के द्वारा निभाई जा रही इस परंपरा को वह खुद निभा रहे हैं और अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि वह भगवान की इस सवारी में अपने परिवार की ओर से सहयोग प्रदान करें। इसी के तहत 150 से अधिक कलाकारों के साथ गणेश बैंड महाकाल की शाही सवारी में निकलता है। यहाँ आपको बता दें कि उज्जैन के बैंड पूरे देश भर में मशहूर हैं और खासकर गणेश बैंड की बात करें तो उन्होंने शाही सवारी के लिए अपनी नई 4 गाड़ियां बनवा कर तैयार की हैं, जिस पर लगभग 12 लाख रुपए से अधिक का खर्चा आया है। शाही सवारी के लिए उन्होंने भगवान महाकाल के 50 से अधिक नए भजनों को तैयार किया है, जिसे वह शाही सवारी के दिन प्रस्तुत करेंगे। कितने सालों से आप भगवान महाकाल की शाही सवारी में निकल रहे हैं और किस तरह का ये पूरा आयोजन रहता है? ये हमारा तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं शाही सवारी में सेवा। भैया भी बेटा है हमारे, सब सेवा करते आ रहे हैं और हर वर्ष सेवा करते हैं बाबा की। कितने लंबे समय से प्रयास करती है आपकी टीम? कितने लोग आपके बैंड में रहते हैं और क्या आपके बैंड का नाम है? देखो, हम लोग 1.5 से 2 महीने की तैयारी रहती है। सब गाड़ियों में बनती है, ड्रेस बनता है सब, और सब नई ड्रेस बनता है। दिल्ली से मेरठ से बन गया था माल। कुछ गाड़ियों में कलाकारों ने हमारे बनाते हैं, जो गाड़ी अच्छी नई गाड़ी बना के देते हैं। कितने कलाकार हैं, कितने भजन बनाए गए हैं बाबा की सवारी के लिए? ये अभी 101 कलाकार हैं हमारे और 4 गाड़ी रही इसमें, और सब 2 गाड़ी नई बन के आई है इसमें, 2 गाड़ी नई लगेगी इसमें। कितने भजन तैयार किए गए हैं? उसमें 50 भजन याद करें। ये पूरा आप स्वयं के खर्चे पे करते हैं या शासन से मदद मिलती है आपको? शासन की तरफ से तो खाली प्रसाद मिलता है, वो वहाँ से पेड़ा प्रसाद जो भी 11,000-15,000 रुपये देते हैं, वो प्रसाद के रूप में रखते हैं हम। बाबा का प्रसाद स्वीकार करना पड़ता है और हमारा ये 10 से 12 लाख का खर्चा रहता है। पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मामूली से विवाद में अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और जेल चला गया, जिसे पुलिस ने जेल से छूटते ही गिरफ्तार कर लिया है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने पिछले दिनों मायापुरी क्षेत्र में एक मकान से जितेंद्र रायकवार नामक युवक की सड़ी हुई लाश बरामद की थी। पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी गुरुशरण पारासर और जयंत राठौर ने बताया कि हत्या मृतक के दोस्त राजेश परमार ने ही की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि खाना बनाने की बात को लेकर हुए विवाद में आरी से गला काट कर हत्या कर दी थी। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि आरोपी हत्या करने के बाद एक अन्य मामले में गिरफ्तार होकर जेल चला गया, जिसे जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, विगत दिनों एक चिमनगंज थाने में एक लाश मिली थी एक कमरे के अंदर, जो काफ़ी खराब हालत में थी। मृतक की मृत्यु 4-5 दिन पहले हुई थी और हमें सूचना बाद में मिली थी। तो जब उसको खोला गया, उसकी जानकारी ली गई, तो मृतक जितेंद्र रायकवार के नाम से शिनाख्त हुई और उसका आरोपी कौन है ये जानकारी नहीं लगी थी। पुलिस अधीक्षक
सचिन शर्मा सर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, पूरी टीम को निर्देशित किया, टीम ने मेहनत की। उसके बाद एक सूत्र लगा था कि उसके साथ जब वह अपने घर में प्रवेश कर रहा था तो एक व्यक्ति उसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया था। उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए हमारी थाना प्रभारी और सीएसपी साहब ने अलग अलग टीमें बनाई। उनने काफ़ी बारीकी से घटनास्थल की जांच की, मेडिको लीगल वालों से बात की, पीएम करने वाले डॉक्टर से बात की और टीमों को मार्गदर्शन देके अलग अलग बिंदुओं पे विवेचना करने की जानकारी दी। उसी पे हमारी टीम ने मेहनत करके एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, राजेश परमार, जो शिव शक्ति नगर में रहता है। उसकी जानकारी उठाने पे पता चला कि वो किसी आपस के मामले में, झगड़े में खाचरोद जेल में बंद है। तो जैसे ही जेल से वो छूटा, उसको हमारी टीम ने हिरासत में लेके इस प्रकरण के बारे में पूछताछ की। तो राजेश परमार ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि मृतक के साथ उसने नशा किया था। नशे में खाने और बनाने की बात पे उनका आपस में विवाद हुआ था, जिससे उसने मृतक के घर पे रखी हुई आरी से उसका गला काट दिया था और घर पे बाहर ताला लगा के चला गया था। चूँकि मृतक अकेला रहता था, इसलिए डेड बॉडी की जब बदबू आई, उनके परिवार वाले ढूंढते हुए गए तो मृतक का पता चला था। इस प्रकार से ये काफ़ी चैलेंजिंग मामला था, जिसको हमारी टीम ने सुलझाया है। सर, आरोपी पे और भी मामला दर्ज है? आरोपी पे जब जानकारी ली गई तो आरोपी पे 2 प्रकरण पुराने दर्ज हैं। सर, आरोपी जो हत्या के बाद यहाँ से यहाँ, उसके बाद जेल में वो 151 में बंद हुआ था। उन्हेल में उनका पारिवारिक झगड़ा हुआ था उनके बड़े ससुर के यहाँ, उसके बाद वो जेल चला। जो आरोपी है कहने का शातिर दिमाग का पता। अब जो घटना उसने की है, उससे उसके लगता है कि उसके दिमाग में आपराधिक तत्व मौजूद हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।